सुने, देखो विसरण क्या होता है और मिश्रण क्या होता है, पहले तो इसमें अंतर समझे। विसरण में मैंने क्या किया है, एक परफ्यूम की शीशी खोली तो इसमें पीछे तक चले जाएगी, है ना। और ये तो कहलाया विसरण, यानी कि इसको कैसे परिभाषा करोगे, जब किसी शीशी के ढक्कन को खोला जाता है तो इसमें पीछे तक चली जाती है, पीछे इधर वहां किधर वहां पीछे तक चली तो इस विसरण कहते हैं। तो ये देखो, यहाँ पदार्थ के जो कण है वह स्वतः उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या हो गए भाई, विसरित हो गए। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समझ में आ गया। और किसी गैस का एक बारीक छिद्र द्वारा बाहर निकलना क्या कहलाता है, निस्सरण कहलाता है। क्या कहलाता है, समझ में आ गया ना विसरण और निस्सरण की बात। तो विसरण का हम कहते हैं पदार्थों के बिना किसी बाह्य कारक के स्वतः फैलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे परफ्यूम की शीशी खोलने पर चारों तरफ स्मेल पहुंच जाती है, समझ में आ गई बात। तो पहले लिखो विसरण, विसरण, विसरण। देखो वो प्रक्रिया जिसमें गैसें बिना किसी कारक के, गैसें बिना किसी कारक के, कारक का मतलब समझेगा ना, कार्य के, कारक के परस्पर मिश्रित होती हैं, मिश्रित होती हैं, विसरण कहलाता है। वो विसरण कहलाता है। जैसे इत्र की शीशी खोलने पर, जैसे इत्र की शीशी खोलने पर उसकी गंध कमरे में फैल जाती है, कमरे में फैल जाती है। समझ में आ गई। जैसे सिलेंडर में भरी हुई गैस है, एक बारीक छिद्र से तेजी से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रेशर से बाहर निकलती है ना सिलेंडर की गैस, तो वो क्या एक बारीक छिद्र से निकल रही है, तो वो क्या कहलाएगा, निस्सरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, देखो निस्सरण, निस्सरण। देखो किसी पात्र में उपस्थित गैस के, किसी पात्र में उपस्थित गैस के एक बारीक छिद्र में से, एक बारीक छिद्र में से उच्च दाब के साथ निकलने की प्रक्रिया को निस्सरण कहते हैं। ये तो क्या हो गया भाई, मिश्रण और विसरण। अब अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ग्राहम के विसरण का नियम। इंपॉर्टेंट डाले, एग्जाम में पूछा ही जाता है और अभी भी पूछा ही जाएगा। ग्राहम के
ग्राहम के विसरण का नियम। देखिए क्या कहता है, सुनना ध्यान से। ये कहता है समान ताप और दाब पर, क्या दोबारा बोलो, क्या किसी गैस के विसरण की गति उसके घनत्व के वर्गमूल के तो क्या बताया उसने, ग्राम नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि ताप, यदि गैसों के ताप और दाब समान हो, यानी कि समान ताप और दाब पर गैसों के विसरण की गति, यानी कि गैसों के फैलने की गति उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर उसका घनत्व अधिक होगा तो विसरण कम होगा, और अगर घनत्व कम होगा तो उसके फैलने की प्रक्रिया क्या होगी, अधिक होगी। इसे हमने क्या कहा, आगे बात समझ में क्या बताओगे, समान ताप और दाब पर गैसों के विसरण की गति उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे ग्राम के विसरण का नियम। आ गई? अरे बोलो जोर से, आ गई? देखो देखो, इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर गैसों के विसरण की गति उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे जनाकाय का नियम कहते हैं। लिख दो, इसे ग्राम के विसरण का नियम कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करो। यदि अबे क्या लिख दिया, जना किसका नियम कहते हैं, बताओ। लिख दिया जना किसका नियम, देखो। यदि किसी गैस के विसरण की गति स्मॉल आर, स्मॉल आर और घनत्व क्या हो भाई, डी हो, तो डी तो ग्राम के विसरण के नियम से क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू 1/√D। समीकरण नंबर 1 लिख दो। ये तो नियम हो गया अपना। अब देखो, R प्रोपोर्शनल टू 1/√D। अब देखो, हमारे पास दो गैस हैं, एक गैस A है और एक गैस B है।
यदि गैस ए की विसरण की गति R1 और घनत्व क्या हो भाई V1 हो, तो R1 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/√V1। और यदि गैस बी की विसरण की गति R2 और घनत्व V2 हो, तो R2 प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा 1/√। नीचे लिखो, यदि गैस ए के विसरण की गति, यदि गैस ए के विसरण की गति, अरे मक्कार, यदि गैस ए के विसरण की गति R1 वे घनत्व V1 हो, तो क्या हो जाएगा नीचे R1 प्रोपोर्शनल टू 1/√V1। समीकरण नंबर 2 लिख दिया, नीचे लिखो यदि गैस बी के विसरण की गति, गैस बी की विसरण की गति क्या भाई R2 और घनत्व V2 हो, तो R2 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा भाई √V2। लिख दो, लिख दिया। अब लिखना बंद कर दे, बंद कर दिया। अब तो बात लेना, समीकरण 2 और 3 से क्या हो जाएगा भाई R1/R2 बराबर √V2 अपॉन क्या हो जाएगा भाई, अरे मुंह से बोलो होगा कि नहीं होगा। आगे देखिए, क्योंकि तुम जानते हो, वो भी जानते हो कि वाष्प घनत्व का दूना, वाष्प घनत्व का दुगना बराबर किसके होता है भाई अणु भार के। वाष्प घनत्व का दुगना है 2 × D बराबर क्या हम जानते हैं हम m अणु भार D घनत्व। तो यहाँ D का मान निकाल सकते हैं कि अपन D बराबर क्या हो जाएगा m/2 होगा नहीं होगा, अरे मुझसे तो भौंको। इसलिए D1 बराबर क्या हो जाएगा बताना m1 और D2 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 4 में V1 V2 का मान रखो, R1/R2 बराबर √D2 m2/2 बटा R1/R2 बराबर m2/2 × 2 अपॉन R1/√। यहां तक में कोई परेशानी, ठीक। अब समीकरण 4 वे 5 से, ये 4 और ये 5, तो देखो क्या हो जाएगा R1/R2 बराबर √, ये भी हो सकता है और ये भी। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, आप देखो, चूंकि तुम जानते हो कि नहीं जानते हो तो जान लेना, R बराबर होता है V/T। V गैस का आयतन और T
उसको विचलित होने में लगा समय। विसरण की गति जो r होती है वो किसके बराबर होती है? उस गैस के आयतन और उस गैस के आयतन को विचलित होने में लगा समय के बराबर होती है। क्योंकि r बराबर v अपॉन t, तो r1 बराबर क्या हो जाएगा बोलो? v1 अपॉन, इसलिए r2 बराबर क्या हो जाएगा? v2 अपॉन t2। समीकरण किसमें भाई? समीकरण 6 में मान देखो, r1 का मान क्या आएगा? क्या लिखूं? v1 अपॉन बटा v2 अपॉन t2 बराबर अंडर रूट, बोले जाओ, v2 अपॉन बराबर अंडर रूट m2 अपॉन m1। समीकरण नंबर कौन सी आ गई? अब यदि v1 बराबर v2 हो, मतलब क्या समझे? यदि v1 बराबर v2 हो, अर्थात यदि दोनों गैसों के आयतन क्या हो, तो जब v1 बराबर v2 हो जाएगा तो यहां क्या आ जाएगा? तो g2 अपॉन बराबर अंडर रूट, कट जाएगा ये v1 से v2 कट जाएगा क्योंकि दोनों के मान एक दूसरे के क्या है? तो t2 अपॉन t1 बराबर अंडर रूट v2 अपॉन v1 बराबर अंडर रूट। अगर विचलित होने में लगा आयतन, यानी कि यदि दोनों गैसों का आयतन समान हो तो ये सूत्र लगेगा। ये चारों दिए होंगे या ये जो और यदि क्या बराबर हो गए? t1 बराबर t2, अर्थात दोनों गैसों के विचलित होने का समय क्या हो गई? अब अगर t1 बराबर t2 होगा तो ये क्या हो जाएगा भाई? v1 अपॉन अंडर रूट t2 अपॉन बराबर अंडर रूट m2 अपॉन। समीकरण नंबर, ये ग्राम के विसरण का ये हमें याद रखना। ये सारी चीजें जब तुम मेंस में आओगे, आईटी में आओगे, एडवांस होगे, मेडिकल दोनों उस जगह सारी चीजें काम में आएंगी। अभी तो डायरेक्ट तुम्हें वहां लिखने के बाद डायरेक्ट ये लिख दिया, बीच में से कहाँ आया? किताब में कुछ नहीं दे रखा है, इसलिए इन चीजों का ध्यान। अब इसको आप तो ग्राम के विस्तार का नियम किसे कहते हैं और यहाँ सूत्र की व्युत्पत्ति यहाँ तक करते हैं। चलिए लिख दीजिए। मकारान प्रसाद यादव, जब याद आ जाए तो समझ में आ गया तो बिना देखे करे ना।
दुसरं गेला मोठा सेंटर विद्यावेद Nine.